हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। हम कवर कर रहे हैं जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर बेस्ड 1500 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज। पार्ट 6 है ये। पार्ट 5 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। पार्ट 6 आज है, इसमें भी 50 प्लस एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं। इस तरीके से 31 दिसंबर तक टोटल कवरेज आपको मिल जाएगी 1500 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में इन इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। ट्रेसर मिशन। ट्रेसर मिशन न्यूज में था जो स्टार्टिंग इनिशियल साइंस डेटा कलेक्शन के लिए लॉन्च किया गया था। तो किस व्हीकल के साथ और किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है? ट्रेसर मिशन को। ट्रेसर मिशन को लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नासा ने यूटिलाइज किया है इसमें स्पेस एक्स का फाल्कन 9 लॉन्चिंग व्हीकल, इसको लॉन्च करने के लिए ट्रेसर मिशन को। ठीक है, ये साइंस बेस्ड डेटा कलेक्शन के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। अब किस तरीके का डेटा कलेक्ट करेगा और ट्रेसर का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जामिनर का कई बार अप्रोच होता है एग्जाम में, वो देख लेते हैं। ट्रेसर का फुल फॉर्म है टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकॉग्निशंस सैटेलाइट। ठीक है, नासा के द्वारा एक हेलियोफिजिक्स मिशन है ये। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निशंस सैटेलाइट। नासा का एक मिशन है ये। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट को यूटिलाइज करके लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है जो सन का सोलर विंड है ना, वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और क्या इफेक्ट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे उसका। ठीक है, इसका मेन पर्पज ये है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा, डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द डिसीजन टू कंप्लीटली एलिमिनेट एसएमएस एंड ओटीपी फॉर बैंकिंग ऑथेंटिकेशन। मतलब जो बैंकिंग में जैसे कि पेमेंट के लिए कोई ओटीपी वगैरह आता है एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, उस सब को एलिमिनेट करने के लिए अनाउंस कर दिया है एक सेंट्रल बैंक ने किसी कंट्री की 2026 वो एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसको लेके ओटीपी बेस्ड फ्रॉड काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो उन सबको रोकने के लिए ये डिसीजन लिया गया सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। ठीक है, यूएई की सेंट्रल बैंक ने डिसीजन लिया है एसएमएस जो ओटीपी भेजा जाता है एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, उसको स्टॉप कर दिया जाएगा 2026 से। थर्ड एमसीक्यू, इंडिया का टारगेट था E20 इथेनॉल, मतलब 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन फ्यूल। तो वो टारगेट 2025 में अचीव कर लिया, बट जो अल्टीमेट जो डेडलाइन थी ना, इसकी मेन डेडलाइन थी, टारगेट लिया गया था, कब तक कर लिया गया था? टारगेट लिया था गया था 2030 तक, बट हमने उसको 5 साल पहले ही 2025 में उसको अचीव कर लिया E20 के मिक्सिंग रेशियो को लेके। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। यशोदा एआई, फुल फॉर्म क्या है? योर एआई सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। मतलब एक तरीके से सखी, एआई सखी है ये डिजिटल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, यशोदा एआई फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्च की गई थी 2025 में। एक इनिशिएटिव है, किस इंस्टीट्यूशन का और फोकस एरिया इसका क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये लॉन्च किया गया है अपने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा एआई लिटरेसी बढ़ाने के लिए और डिजिटल सेफ्टी फॉर वुमेन। एआई लिटरेसी मतलब एआई कैसे, एआई के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना वुमेन्स के अंदर, और दूसरा डिजिटली सेफ एनवायरनमेंट बनाना वुमेन्स के लिए इन एआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। जैसे कि गलत तरीके से यूटिलाइजेशन हो जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी एआई का वगैरह का वुमेन के लिए, तो उस सबको रोकना और साथ साथ में एआई से रिलेटेड लिटरेसी बढ़ाना वुमेन्स के प्रति। ठीक है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ ये उसको लॉन्च किया गया था कोलैबोरेट करके फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने? फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के द्वारा। फिफ्थ एमसीक्यू, गीता गोपीनाथ जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है, ये किस पोजीशन पे थी आईएम की रिसेंटली? ठीक है, रिसेंटली इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो लास्ट जो सर्विंग पोजीशन इनकी क्या थी, वो थी फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। लास्ट पोजीशन यहाँ तक सर्व किया था। इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट भी थी 2019 में, 2022 में चीफ फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी, और बाद में 2025 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दोबारा ज्वाइन कर लिया एज एन इकोनॉमिक्स फैसिलिटी फैकल्टी। इंडिया किस कंट्री से प्रोक्योर करेगा अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर? किस कंट्री से प्रोक्योर करने वाला है? ये प्रोक्योर करेगा इंडिया यूएसए से। यूएसए से प्रोक्योर करने वाला है इंडिया अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स। बोइंग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। समुद्र प्रहारी, इसको बोलते हैं समुद्र प्रचेट भी बोला जाता है, रिसेंटली इंडक्ट किया गया है
किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडक्ट किया गया है और क्या इसका पर्पज है? समुद्र प्रहरी। इसका पर्पज है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर तो इसको इंडक्ट किया गया है। पर्पज है मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। ठीक है, जो मार्पोल कन्वेंशन है उसके अंदर मरीन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसको इंडक्ट किया गया है। समुद्र प्रहरी, समुद्र प्रचेट अंडर इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑपरेशन अखल कंडक्ट कराया गया है। ऑपरेशन अखल न्यूज में था, किससे रिलेटेड है ये ऑपरेशन अखल? ऑपरेशन अखल कंडक्ट कराया गया था, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है ये, टेररिज्म को रोकने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, ऑपरेशन अकल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर कंडक्ट कराया गया था इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा। ऑपरेशन अकल इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड 50 किलोवाट का थर्मल पावर जियो थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इसको, 2025 में अनाउंसमेंट की गई थी जुलाई के अंदर। तो किस स्टेट के अंदर इसको लगाया जा रहा है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड है 50 किलोवाट का जियो थर्मल पावर प्लांट, ये लगाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और कोलैबोरेट किसके साथ किया है इसके इसको लगाए जाने के लिए? सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज के साथ अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, और साथ साथ में श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री रिसर्च के साथ, दो इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर लगाया जा रहा है। नेशनल साइंस डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, उसकी थीम क्या थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पूछा ये भी जा सकता था नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, थी मतलब इंटर जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उस पर क्वेश्चन आते हैं कई बार कि ये डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। इसकी थीम क्या थी इस बार की? ठीक है, इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये इस बार की इसकी थीम थी, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत जो 2047 का टारगेट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल लीडरशिप लानी पड़ेगी साइंस एंड इनोवेशन में इंडियन यूथ के अंदर। नेशनल साइंस डे 2025 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। इसको 28 फरवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन रमन इफेक्ट बाय डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में फिजिक्स के फील्ड में। तो इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑपरेशन महादेव कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, न्यूज में था ये, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कंडक्ट कराया गया था बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका पर्पस क्या था? ठीक है, अब आर्म फोर्सेस आगे, आर्म फोर्सेस एक तरीके से चांसेस हो सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए। ठीक है, और हो सकता है स्मगलिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए भी, तो कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आर्म फोर्सेस जो ऑपरेशन महादेव कंडक्ट कराया गया था उसका मेन पर्पस था जो एलईटी जो लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट थे जो इंगेज थे हमारे पहलगाम टेरर अटैक में, उन सबको न्यूट्रलाइज कराने के लिए ऑपरेशन महादेव को कंडक्ट कराया गया था इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और इसमें जो मेजरली इन्वॉल्व थे, ये तीन नाम हैं, उनको किल किया गया था, न्यूट्रलाइज किया गया था इसमें, जो एक तो मूसा और हमजा अफगानी और जिब्रान, इन तीनों लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया था। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसका थीम क्या था? ठीक है, डे डेट आपको पता होनी चाहिए और साथ ही साथ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम इस बार की थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, लोगों को और प्लेनेट को कनेक्ट करना है, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज का कैसे यूटिलाइज किया जाए वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की इस बार की ये थीम थी। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को हर साल। ठीक है, थीम आपको मैंने बता दी, एआई, जीआईएस, मैपिंग, ड्रोन, सैटेलाइट, इन सबका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए नेचर को कंजर्व करने में। इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 की थीम क्या थी? डेट आपको पता होनी चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी इसकी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी एट द हार्ट, मतलब जो लोग रहते हैं ना इंडिजिनियस और लोकल कम्युनिटी, उनको सेंटर में रख के टाइगर पॉपुलेशन को सिक्योर करना। ठीक है, वो इसकी मेन थीम थी। 29 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इसकी जो 15th एनिवर्सरी थी, जो 2010 में हमने टारगेट लिया था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर डबल करने का टाइगर पॉपुलेशन को, उसकी 15वीं एनिवर्सरी थी।
और साथ ही साथ एक कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें, उस पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है स्टैटिक का। जो टाइगर पॉपुलेशन है 75% इंडिया के अंदर पाई जाती है, वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन। और लगभग लगभग अपर लिमिट 2945 की रेंज में बताई जा रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। एवरेज माने तो 1360 3682 और अपर लिमिट 3925। टाइगर रिजर्व एज ऑफ नाउ 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर। उसमें से कुछ जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है टाइगर की, स्टेट हो गया एमपी। और टाइगर रिजर्व जो स्पेसिफिकली एक टाइगर रिजर्व की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर है। और बात कर ले अगर किसी एरिया के अंदर, नागार्जुन सागर सीरीसाइलम आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर पाया जाता है अगर एरिया वाइज बात की जाए। और बात की जाए, एक अपडेट इस साल हुआ था जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व था, उसका एरिया एक्सपेंड कर दिया गया था। तो एरिया एक्सपेंशन के बाद वो टाइगर की पॉपुलेशन को लेकर सेकंड नंबर पे आ गया था। नागार्जुन सागर सीरीसाइलम के बाद सेकंड नंबर पे सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मतलब एरिया को लेकर बात की जाए टाइगर पॉपुलेशन को, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व सेकंड नंबर पे है अभी। आईसीजीएस अटल, इंडियन कोस्ट गार्ड का एक अटल लॉन्च किया गया 2025 में, वेसल है। किसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। अब ये अटल है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। अटल है एक फास्ट पेट्रोल व्हीकल, ठीक है। एफपीवीए, इसको गोवा स्पियार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और वहीं पे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्रिलियम मिसाइल का कहाँ पे टेस्ट किया गया था। प्रिलियम मिसाइल आपको पता होना चाहिए किस तरीके की मिसाइल है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है, ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पहले एक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इसको टेस्ट किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा के अंदर जो पड़ता है। और इसको व्हीलर आइलैंड पहले बोलते थे, तो वहां पे इसको टेस्ट किया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की हुई। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन में सब कुछ दिया हुआ है, ये आप मेरे पीडीएफ की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पे जाके। चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डेली करंट अफेयर अपडेट भी डालता हूँ मैं, साथ साथ में जो कंटेंट बनाता हूँ वो भी डालता रहता हूँ, ताकि आपको समझने में भी आसान रहे। जस्ट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डाल दिया आंसर डाल दिया खत्म, एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए ताकि समझ बने क्वेश्चन को लेकर। 70th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नेमोडिक एलिफेंट जिसको बोलते हैं वो कहाँ पे कंडक्ट कराया गया। देखो नेमोडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है हर साल कंडक्ट कराई जाती है दो कंट्रियों के बीच में, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। एक साल इंडिया में कंडक्ट कराई जाती है, एक साल मंगोलिया में कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। इस बार इसका 17वां एडिशन था। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है, किस स्टेट के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर किया गया है घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन कानपुर के अंदर, ठीक है। कानपुर के अंदर किया गया है ये। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि कंडक्ट कराई गई थी जुलाई में इंडियन आर्मी के द्वारा, किस स्टेट में और इसका पर्पस क्या था। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि को कंडक्ट कराया गया था सिक्किम के अंदर। मेन पर्पस था जो एआई इंटीग्रेटेड, जो उसकी टेस्टिंग करना, जो एआई इनेबल्ड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है ना, उन सब की टेस्टिंग के लिए इसको एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था, एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि इन सिक्किम एरिया, ठीक है। और ये ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर सुकना वेस्ट बंगाल का है, उसके द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया गया था सिक्किम के अंदर। हु वाज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। वाडा के दोबारा से थर्ड एंड फाइनल टर्म के लिए फिर से री इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, ठीक है। देखो उनका नाम है विटोल्ड बांका, ये तो प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। और येंग येंग ये भी दोबारा री इलेक्ट हुए हैं इस पे, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये चाइना से बिलोंग करते हैं। और जो ये विटोल्ड बांका जी हैं, ये आई थिंक पोलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पोलैंड से बिलोंग करते हैं। विटोल्ड बांका को दोबारा से प्रेसिडेंट बने और येंग येंग जी दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट बने। टर्म होती है 2 साल की, तो 26 से शुरू होकर 28 में खत्म हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेके एक अपडेट आया रिसेंटली, नवंबर 2025 में COP30 पे इसको रिलीज किया गया था, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। तो इसमें इंडिया की रैंक में काफी ड्रॉबैक मिले हैं, ठीक है। देख लेते हैं, चार स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इंडिया की रैंक इस बार आई है 23, ठीक है, सही बात है। क्योंकि जो इंडिया की रैंक लास्ट जब टाइम ये परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया था तो 10 रैंक थी इंडिया की, हाई परफॉर्मर कैटेगरी में इंडिया आ रहा था। अभी इंडिया आ हुआ है 23rd रैंक पे, जो कि मीडियम परफॉर्मेंस कैटेगरी में आ गया। तो मतलब बी स्टेटमेंट भी सही है, अब मीडियम परफॉर्म कैटेगरी में आ गया। 23वें नंबर पे, मतलब 13 प्लेस पीछे हो गया, 10 से 23 पे पहुंच गया इंडिया। टॉप 3 पोजीशन वैकेंट है, मतलब वेरी हाई परफॉर्मेंस किसी भी कंट्री की नहीं है। डेनमार्क ने टॉप किया नहीं, डेनमार्क ने टॉप नहीं किया, डेनमार्क 4th पोजीशन पे है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, 4th स्टेटमेंट गलत थी।
टॉप 3 में कौन सी है, मतलब कि 4th पोजीशन पे डेनमार्क, टॉप 3 में तो कुछ भी नहीं है, डेनमार्क 4th पे, मोरक्को 5th पे और यूनाइटेड किंगडम 6th पे, ठीक है। और इंडिया की रैंक 23rd। और मेन रीजन क्या था इंडिया की जो रैंक गिरने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इंडिया ना अभी भी कोई फेज आउट प्लान नहीं बनाया इंडिया ने कोल ब्लॉक्स को लेके, ठीक है। कोल को मतलब कोल को कम यूटिलाइज करे, कोल से पॉल्यूशन ज्यादा फैलता है, तो इंडिया को कोई भी प्लान नहीं है उसको लेके, गाइडलाइंस नहीं है कि तब तक हम इसको खत्म कर देंगे, तो इसलिए इसकी इंडिया की रैंक को पीछे मतलब पीछे हो गई है। और अभी भी इंडिया कंटिन्यूड बेस पे कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन कराया जा रहा है, ऑक्शंस कराया जा रहा है, तो इसलिए इंडिया को अच्छा रैंकिंग नहीं मिला है इस बार, मीडियम परफॉर्मेंस में चला गया। सिंदूर स्मारक पार्क, ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है। किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है ये सिंदूर स्मारक पार्क? इसको बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर, गुजरात में कच्छ वाले रीजन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर एडेड इन न्यू रामसर साइट इन राजस्थान 2025 के अंदर नई रामसर साइट ऐड की गई थी राजस्थान के अंदर। तो इनमें से कौन कौन सी रामसर साइट है जिसको ऐड किया गया था? देखो, दो रामसर जो खींचन और मैनार है, इनको अराउंड अराउंड स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई जनवरी सॉरी 2025 में ऐड किया गया था खींचन और मीनार को। और सिल शहरी को जो अलवर के अंदर है, इसको रिसेंटली ऐड किया गया है। तो तीनों रामसर साइट को इसी साल ऐड किया गया है राजस्थान के अंदर। तो इन तीनों के एडिशन के बाद राजस्थान के अंदर हो गए टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट 5, ठीक है। और ये 3 इस साल ऐड की गई, तो तीन ऑप्शन करेक्ट है। और इनके कुछ निकनेम्स है वो देख लेते हैं। खींचन जो वेटलैंड साइट है ना, ये फेमस है जो डेमोसेल्स क्रेन्स के लिए फेमस है। ये हाथ माइग्रेटरी है, रसिया से आते हैं यहाँ पे, मतलब रशियन वाले रीजन से, और माइग्रेशन करते हैं, बाद में फिर चले जाते हैं, खींचन वाला इसके लिए फेमस है। और जो मीनार वेटलैंड है वो बर्ड विलेज बोला जाता है राजस्थान का, ठीक है। और जो ये अपना सिलसेरी लेक है, ये अलवर के अंदर फ्रेश वाटर वेटलैंड है। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट राजस्थान के अंदर कितनी होगी? 5। अगर आरपीएस वगैरह आप देते हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह, और राजस्थान का कोई भी स्टेट का एग्जाम, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। रामसर कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए 1971 के अंदर ईरान के अंदर अप्रूवल हुआ था, ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, डेट आपको पता होनी चाहिए कब सेलिब्रेट किया जाता है, थीम क्या थी, और इस साल किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। 3 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे। इस बार की थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, मेनली प्लास्टिक पे ही बात होती है आजकल, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसको कंडक्ट कराया गया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा, साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। साउथ कोरिया के अंदर बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का थीम था। और डेट आप अगर जानना चाहें तो 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और एक स्लोगन भी लिया था यहाँ पे, शेयर्ड चैलेंज एंड कलेक्टिव एक्शन, वो भी आपको नोट डाउन करना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए रेसिपिएंट ऑफ 2025 यूनाइटेड स्टेट इंडिया एसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? अवार्ड पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म अवार्ड है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये किन इनमें से किसको दिया गया था, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिए गए हैं। तो ये दिया गया है इंडिया में कुमार मंगलम बिरला जी को, ठीक है। इनके अलावा दो पर्सनैलिटी को और अवार्ड दिया गया था, दोनों पर्सनैलिटी के बारे में देख लेते हैं। कुमार मंगलम बिरला जी आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, और अरविंद कृष्णा जी आईबीएम के, और तुसेकी हिगाशीहारा, ये हिताची के, इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय यूएसएसआई पीएफ। 2025 के अंदर उलन बतौर ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया की क्या पोजीशन रही, ठीक है। रेसलिंग की चैंपियनशिप थी उलन बतौर में, कंडक्ट कराई गई थी मंगोलिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें इंडिया की रैंक रही थी इसमें सेकंड। और टॉप पर कौन रहा था? मंगोलिया खुद, जहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी। इंडिया ने टोटल 21 मेडल जीते थे, रैंक सेकंड थी। और टॉप पोजीशन मंगोलिया की थी 29 मेडल के साथ, उलन बतौर में कंडक्ट कराई गई थी। 26 पे क्वेश्चन पा जाते हैं। विच लेजिस्लेटिव असेंबली पास द बिल अलाउंग ट्रेडिशनल बफेलो फाइट ड्यूरिंग मग बिहू फेस्टिवल? रिसेंटली जैसे एनिमल्स वगैरह को, फाइट्स को, जो एनिमल क्रूरल्टी एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट, उसके अंदर अलाउड नहीं है। बट रिसेंटली वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया और इसको अलाउ कर दिया मग बिहू फेस्टिवल के दौरान, ठीक है। तो ऐसा किया हुआ, मग बिहू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था? असम के अंदर। तो असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिसेंटली बफेलो फाइट्स को अलाउड कर दिया एक बिल के थ्रू। 27वां क्वेश्चन। विच स्टेट अनाउंस्ड 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल बेसिस पे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑर्फन चिल्ड्रन को। तो ये इसको अनाउंस करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे कि हर कैटेगरी में को, किसी भी कैटेगरी में हो, जैसे कि रिजर्वेशन दिए जाते हैं एससी के लिए इतना, एसटी के इतना, और अपने
ओबीसी के लिए इतना, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इतना, तो उन सब कैटेगरीज में से 1% रिजर्वेशन और फॉर चिल्ड्रन को दिया जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। 1% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया अभय ब्रिगेड, ठीक है, अभय ब्रिगेड लॉन्च किए गई है, एक स्पेशल पुलिस यूनिट है वुमेन सेफ्टी के लिए। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती है अभय ब्रिगेड, वुमेन पुलिस सेफ्टी के लिए, ठीक है, मतलब पुलिस यूनिट बनाई गई वुमेन सेफ्टी के लिए, किस स्टेट के द्वारा, इसको बनाया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, अभय ब्रिगेड नाम से जाना जाता है। महा क्राइम ओएस, महाराष्ट्र क्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसेंटली न्यूज इज डेवलप्ड फॉर विच पर्पज एंड बाय whom, किस पर्पज के लिए डेवलप किया गया है और किसके द्वारा डेवलप किया है, ठीक है, ये डेवलप किया गया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए बाय साइबर आई, मार्वल एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में मिलकर, मतलब एक तरीके से साइबर जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम के उन सबकी इन्वेस्टिगेशन के लिए महाक्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है, ठीक है, एआई पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, महाराष्ट्र पुलिस इसको यूज कर रही है। Maharashtra recently scrapped which traditional tenancy system related to old rental property? एक टेनेंसी सिस्टम अब तक चला आ रहा था महाराष्ट्र के अंदर, तो काफी ज्यादा पुराना था, ट्रेडिशनल टेनेंसी सिस्टम था, उसको रिसेंटली स्क्रैप कर दिया गया महाराष्ट्र के द्वारा। तो उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम में क्या होता था, अब जिससे प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो जो टेनेंसी राइट्स होते थे उसमें एक बार लमसम अमाउंट आप उसको दे दोगे, पे कर दोगे, उसके बाद एनुअल कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहते थे, तो उससे आपको प्रॉपर्टी पे एक तरीके से राइट मिल जाते थे, ठीक है, उसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया है पगड़ी सिस्टम को बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 31st क्वेश्चन, रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि एक रोड को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम से नामांकन किया जाएगा, किस इंडियन स्टेट के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेट है जो अपने एक रोड को डोनाल्ड ट्रंप के नाम से मतलब नामांकन करने वाला है, उसको डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू बोलने वाला है, ये है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इनका जो यूएस का एम्बेसी का हेडक्वार्टर है ना, कॉन्सुलेट जनरल का, वो उसी रोड पे है, तो इसलिए उस रोड को नाम दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। विच टू प्लेसेस आर डिक्लेयर्ड होली सिटीज बाय पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली दो प्लेस को होली सिटी के रूप में डिक्लेयर कर दिया है, दोनों प्लेस के नाम आपको पता होना चाहिए, आनंदपुर साहिब और दूसरा तलवंडी साबो, दोनों प्लेस को एज ए होली सिटी डिक्लेयर किया गया रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ये अपने तलवंडी साबो को ना डमडमा साहिब भी बोलते हैं। 23वां डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है हरियाणा का, 23वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? 23वें डिस्ट्रिक्ट का नाम है हांसी, और इसको हिसार डिस्ट्रिक्ट से काट के बनाया जा रहा है, पहले 22 थे अब 23 हो जाएंगे हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट बढ़ के। उत्तर प्रदेश इज सेट टू एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस, उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, लोकेशन गोरखपुर के अंदर भी अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो कैंपरगंज एरिया जो है, जहाँ पे ये जटायु कंजर्वेशन है ना, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, वहां पे इसको फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया जाएगा गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के द्वारा रिसेंटली एक बिल पास किया गया है जिसमें एक्स सेंटर के द्वारा एक बेसिक एक्साइज ड्यूटी टोबैको प्रोडक्ट पे लगाई जाएगी, हाउ मच उसमें से कितना स्टेट को जाएगा, मतलब वो जो बेसिक ड्यूटी लगाई जाएगी एक्साइज ड्यूटी, उसमें उस डिविजिबल पूल में से कितना स्टेट को जाएगा और कितना सेंटर अपने पास खुद के पास रख लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि टोबैको यूटिलाइजेशन को रोका जाए, ठीक है, उस पे ऑलरेडी जीएसटी लगता ही है टोबैको प्रोडक्ट पे, तो उसके अलावा साथ-साथ में एक्साइज बेसिक एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा रही है। तो ऐसा किया जा रहा है टोबैको कंजम्पशन को रोकने के लिए। तो जो पैसा बनेगा, उसमें से स्टेट को कितना परसेंट जाएगा और सेंटर कितना परसेंट रखने वाला है? स्टेट को जाने वाला है उसमें से 41%, ठीक है? व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? पीएमओ का नाम चेंज करके रिसेंटली डिस्कशन में था, नाम चेंज किया जा रहा है पीएमओ का। तो पीएमओ का नाम चेंज करके कर दिया जा रहा है सेवा तीर्थ, ठीक है?
Which state has recently become first in India to achieve 100% digitization of voter rolls under specific special intensive revision? जो एसआईआर एक्सरसाइज की जा रही है रिसेंटली वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के लिए, तो उसको 100% डिजिटाइज करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना जिसने अचीव कर लिया है इसको? वो बना है राजस्थान। ग्रामीण बिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया 2025 का, ये न्यूज में था। ये किस स्कीम को रिप्लेस करेगा? ग्रामीण बिल, ठीक है। ये रिप्लेस करने वाला है मनरेगा स्कीम को। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती थी अनस्किल्ड लेबर की। तो उसको रिप्लेस करने वाला है ये बिल, ग्रामीण बिल। विकसित भारत या ग्राम, ये फुल फॉर्म इसका देख लेना, कमेंट सेक्शन में आप बताना मेरे को क्या है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए इसको मतलब इनेक्ट किया गया है। ये रिप्लेस करेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2050, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज को भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता था गारंटेड, उसको बढ़ा के 125 कर दिया गया है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। शांति बिल रिसेंटली पास हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है? शांति बिल न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, ठीक है। तो फुल फॉर्म है इसका सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मेन पर्पज इस बिल का है पास करने का प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना इन न्यूक्लियर फील्ड, ताकि न्यूक्लियर एटॉमिक पावर में इसका प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बने, इन्वेस्टमेंट आए, और साथ ही साथ जो हमारा टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन का, उसमें हेल्प मिले इंडिया को। हॉर्नबिल फेस्टिवल, पॉपुलरली जिसको बोला जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट के अंदर? इसको आप, ये तो काफी ज्यादा मतलब घूमता फिरता क्वेश्चन है, हर साल आता ही रहता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये काफी इजी है। नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को, नागा फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये काफी बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। करथी गाई दीपम रिसेंटली न्यूज में था, किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? करथिगाईस दीपम, इसको सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। करथिगाई दीपम ओल्डेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का ये। उसको सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचलेश्वरर तंपल थिरुवन्नलाई वेयर महादीपम इज लिट अटॉप अरुणाचल हिल। मतलब जो ये अरुणाचल हिल्स के ऊपर अरुणाचलेश्वर टेम्पल है ना, वहां पे महादीप को लिट किया जाता है। तो वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। चरियाचुंग फेस्टिवल न्यूज में था, ये किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? देखो फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स आते जा रहे हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है असम के अंदर। चरिया चौंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या चीज है, ठीक है। असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चरिया चौंग की मजूली, जो मजूली आइलैंड है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, उस पे ये सेलिब्रेट किया जाता है ये फेस्टिवल। ये वहाँ की एक सेंचुरी है, एशिया की ओल्डेस्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है, जिसको 1633 में अहोम किंग सर्वागदेव प्रताप सिंह ने स्टेब्लिश किया था, ठीक है। फोकस क्या है, मेन पर्पज है कि जो ये मजूली आइलैंड के अंदर ये चरियाचुंग फेस्टिवल है, इसका रिस्टोरेशन करना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना इस एरिया के अंदर, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है असम गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। हौरी हब्बा फेस्टिवल, ये भी न्यूज में था, किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है कोडावा कम्युनिटी के द्वारा, कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर, ठीक है। हरी होरी हब्बा फेस्टिवल, फेस्टिवल का मेन पर्पज यही है कि जब उनकी एक इविल स्पिरिट्स को भगाना, नेचुरल कैलेमिटी को रिमूव करना, एक तरीके से जो पीड़ा है ना उसको खत्म करना। इसलिए नाइट लॉन्ग रिचुअल्स, फायर टॉर्चेस की हेल्प से, होरी जिनको बोलते हैं, उनकी हेल्प से प्रे की जाती है कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। और एक तरीके से इविल स्पिरिट्स और नेचुरल कैलेमिटी जो होती है, जिनसे उनको इफेक्ट हो सकता है, डिजास्टर आ सकता है, उन सबको रिमूव करना इस फेस्टिवल का मेन पर्पज है, ठीक है। कर्नाटक के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या थी इस बार की 2025 के अंदर? इस बार की थीम थी हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, ठीक है। मतलब सिटीज पे मेन फोकस किया जाएगा इसमें, सस्टेनेबल एंड रेजिडेंट अर्बन एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ठीक है। 5 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है किसकी डेथ एनिवर्सरी पे? किस नेशनल लीडर की डेथ डेथ एनिवर्सरी पे महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी पे। डेथ एनिवर्सरी इनकी थी 6 दिसंबर को, ठीक है। उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। चीफ आर्किटेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के। इसका तो आंसर चलो यहीं आ गया, चलो कोई नहीं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब 10 ही दिसंबर को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इससे रिलेटेड फैक्ट पता होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था
10 दिसंबर 1948 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो उसी दिन 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अब विजय दिवस इंपॉर्टेंट हो गया, 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या किया था इंडिया ने? विजय दिवस 16 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन इंडिया ने जो इंडो पाक वॉर हुआ था ना, जब बांग्लादेश नया बना था, तो वहां पे उस विक्ट्री के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1971 के इंडो पाक वॉर के लिए। ठीक है, विजय दिवस। विच कंट्री बिकम फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू एलिमिनेट ओंकोसेरियोसिस, जिसको बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसको एलिमिनेट करने वाला पहला अफ्रीकन कंट्री बना है, डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है। ये बना है नाइजर। ठीक है, नाइजीरिया के पास में नाइजर, इसमें कंफ्यूज मत होना, नाइजर कंट्री ने एलिमिनेट किया है, पहला अफ्रीकन नेशन बना है रिवर ब्लाइंडनेस ओंकोसेरियोसिस को एलिमिनेट करने वाला, डब्ल्यूएचओ ने ऐसा डिक्लेयर किया है। इंडिया का पहला क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एडवांस स्ट्रोक इंटरवेंशन डिवाइस, जैसे स्ट्रोक आता है ना हार्ट पे, तो उसके लिए जो क्लॉट्स बनते हैं उनको रिमूव करने के लिए एक डिवाइस बना लिया गया है इंडिया के द्वारा। तो उसका क्लिनिकल ट्रायल अभी रिसेंटली हुआ है। तो इसमें इसके जो ट्रायल है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है, उस डिवाइस का नाम और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये आपको पता होना चाहिए। डिवाइस का नाम है सुपरनोवा स्टेंट रिट्रीवर। टेस्ट किया गया एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा। सुपरनोवा स्टेंट रिट्रीवर बाय एम्स न्यू दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्रुवा 64 न्यूज में था, ये क्या है? ध्रुव 64 है इंडिया का इंडिजिनियसली डेवलप 1 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। इंडिया ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया, ठीक है, सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव के अंदर। तो आज के 50 एमसीक्यू कवर कर लिए हैं हमने। ऐसे ही हम 31 दिसंबर तक लगभग लगभग 1500 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, जो इस साल के इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कंटेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना वहां से जाके पीडीएफ, खुद से प्रैक्टिस करना। कंटेंट में साथ साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन भी हर क्वेश्चन के साथ दिया है, समझ लेना वहां से, कुछ जो समझ नहीं आ रहा हो, जो मैंने बोला है सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर डाला हुआ हूँ। आपको काफी हेल्प मिलेगी इससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू ऑल।